नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपने कक्षा 11 और 12 की जो बुक लगती है, उसको कंप्लीट अपने थ्योरी क्लास के रूप में करेंगे। इसके अंदर जो भी मैटर लिया गया है वो सारा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा आपको 11वीं और 12वीं बुक में कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं बचने वाली हैं, आज सारी कवर हो जाएंगी और ये थ्योरी क्लास रहने वाली है। आप बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आइए अपने शुरू करते हैं। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, एग्जाम तक एग्रीकल्चर नाम से चैनल आएगा। इसके 3000 लगभग सब्सक्राइबर हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो इसकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अंकुरण क्षमता का लेकर चार्ट है, ये देख लीजिए आप। इनकी फसलों के नाम में गेहूँ, जौ एवं चना, इसकी अंकुरण परसेंटेज है वो 85 रहेगी। धान, जवार, तिल, बरसीम, रिज का इसकी 80% रहेगी। बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चौड़ा इसकी 75% रहेगी। और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और ग्वार की 70% है और कपास की 65% है। इसमें आपको दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा है गेहूँ, जौ, चना की इसकी 85 याद कर लेना और कपास की 65%। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इसका सूत्र ही अच्छे से देख लेना, ये बिल्कुल ईजी है अंकुरण परसेंटेज निकालने का। सबसे ऊपर रखना है अपने जो भी जितने अंकुरित बीज हुए हैं उनकी संख्या, नीचे बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। ये आपसे पूछा जा सकता है और जो अंकुरण परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। आइए नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये पृथक्करण दूरी है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है अपने एग्जाम में। यह आधार बीज और प्रमाणित बीज की अलग अलग है। गेहूं में जौ, जई व धान, इनमें आधार बीज और प्रमाणित बीज दोनों की 3 रहेगी, 3-3 दोनों की। मक्का की संकुल किस्मों में आधार बीज की पृथक्करण दूरी रहेगी 400 मीटर और प्रमाणित बीज की 200 मीटर। ये अच्छे से देख लेना। संकर मक्का की है आधार बीज की 600 मीटर और प्रमाणित की 300 मीटर। ज्वार के अंदर आधार बीज की 200 और प्रमाणित बीज की 100 मीटर रहेगी। चना की 10 है आधार बीज की और प्रमाणित की 5 मीटर। सोयाबीन और मूंगफली की 3-3। इसमें आप मक्का वाली अच्छे से देख लेना और ज्वार की, इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं दलहनी फसलें हैं जो उनके अंदर जो समूह पाए जाते हैं राइजोबियम, उनके देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए राइजोबियम जो तीव्र वृद्धि करने वाले हैं, इसमें तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। तीव्र वृद्धि करने वाले में सबसे पहले आ गया राइजोबियम मेलिलोटी। इसके अंदर आप मेलिलोटी से मेथी शब्द याद रख सकते हैं। इसमें रिजका, मेथी और सेंजी है। इस टेबल में से हर साल क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा, आपने पीछे के क्वेश्चन देखे होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए राइजोबियम लेग्यूमी सेरम, इसमें मटर और मसूर। लेग्यूम आपको पता ही है, मटर और मसूर ये दोनों आ गए लेग्यूम कुल से। नेक्स्ट आ गया राइजोबियम फिजियोलाई, इसमें राजमा, सेम और मोठ। नेक्स्ट आ गया राइजोबियम ट्राइफोली, इसमें आ गया बरसीम फसल। और राइजोबियम लोटी, इसमें लोटस स्पीसीज के घास आ गया। और राइजोबियम फ्रेडी, इसमें सोयाबीन आ गया। नेक्स्ट अपने आ गया अगला समूह है ब्राइडी राइजोबियम। ठीक है, इसमें यह धीमी वृद्धि करने वाला होता है। इसमें सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी कैटेगरी तीव्र वृद्धि वाली है, कौन सी धीमी वृद्धि वाली है। ठीक है, ब्राइडी राइजोबियम में आ गया जापोनिकम में सबसे पहले आ गया सोयाबीन, और इसमें एल्कोनी में आ गया सोयाबीन इसमें भी। और नेक्स्ट है लोबिया, ये ब्रेडी राइजोबियम स्पीसीज लोबिया होती है। इसके अंदर मूंग है, उड़द है, चना है, अरहर है, मूंगफली इत्यादि है। नेक्स्ट अपने आ गया एजोराइजोबियम, ये भी तीव्र वृद्धि वाले होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ गया कोलिनोडेंस। डेंस से आप रखना डेंचा याद कर लेना। ठीक है, डेंचा का बोटनिकल नेम होता है सेसबोनिया रोस्ट्राटा। नेक्स्ट अपने आ गई क्रांतिक अवस्थाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले आ गया सीयराई स्टेज यानी कि शीर्ष जड़ निकलना। दूसरी स्टेज होती है कल्ले फुटान यानी कि लेट टेलरिंग। और तीसरी इसमें आ गई लेट जॉइंटिंग जिसको बोलते हैं गांठ अवस्था। उसके बाद बालिया निर्माण, इसमें ईयर इमरजेंस आ गया। दाने की दूधी अवस्था, ये मिल्किंग स्टेज आ गया। और दाने की पकने की अवस्था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीआरआई स्टेज। नेक्स्ट अपने देखते हैं जौ की क्रांतिक अवस्था, ये बुआई से 30 दिन बाद या दाना भरते समय, दो आ गई इसमें। चना, सरसों, अलसी, इन तीनों की एक साथ ही है। फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। अंकुरण की, इसमें आलू में आ गया अंकुरण के समय और कंद बनने का प्रारंभिक समय।
और उसके बाद में आ गया गन्ना। गन्ने में भी अंकुरण होते समय, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय, इसमें 3 है। कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय और फूल आते समय, और लास्ट में है जो डोडा बनते समय। नेक्स्ट आ गए अपने तंबाकू। इसमें छुटाई के समय हो जाएगा। मूंगफली में सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक, ये इंपॉर्टेंट है। धान में कल्ला निकलते समय, फूल आने से पहले और फूल आते समय। मक्का के अंदर जो सिल्क और वो आप पढ़ते हो नरमंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। इसमें से भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अपने टॉपिक देखते हैं जल मांग का। इसके अंदर जल मांग पूछी जाती है। सबसे पहले आ गया धान। धान की जल मांग हो जाएगी 900 से 2500 mm, और गेहूं की हो जाएगी 450 से 650 mm, और गन्ना की हो जाएगी 1500 से 2500 mm, आलू की 500 से 700, मूंगफली भी 500 से 700 आ जाएगा, कपास में 700 से 1300 mm, सोयाबीन में 450 से 700 mm, और मक्का में 500 से 800 mm। नेक्स्ट अपने आ गया खरपतवार टॉपिक का। ये देखते हैं अपने शाकनाशी हैं जो इनका कौन सा शाकनाशी किस फसल में उपयोग होता है और उसकी मात्रा और उसमें समय किस समय ये अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले देखिए 2,4-D का, इसको इथाइल एस्टर बोलते हैं। ये गेहूं में मुख्यतः उपयोग होता है और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए होता है। इसकी मात्रा अपने ली जाती है, सक्रिय तत्व होता है किग्रा और हेक्टेयर में, यानी कि कितने केजी हेक्टेयर में अपने उपयोग करेंगे। ये हो जाएगा 0.50 kg, और बुआई से 30 से 35 दिन बाद में उपयोग होता है। 2,4-D अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ला क्लोर, इसमें से पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि सोयाबीन में कौन सा शाकनाशी डालते हैं, मक्का में कौन सा डालते हैं, इस प्रकार। उसके बाद में अगर डीप में जाएगा तो इसका समय पूछेगा, उससे भी आगे जाएगा तो अपने मात्रा पूछेगा। तो ये चार्ट आप एक बार देख जरूर लेना। उसके बाद आ गया एल्ला क्लोर, ये सोयाबीन और मक्का में उपयोग होता है। इसकी मात्रा 2 से 2.5 तक होती है केजी प्रति हेक्टेयर, और ये रोपाई से 3 से 7 दिन में उपयोग किया जाता है। एट्राजिन ये मक्का और गन्ना में। अब देख लो मक्का में एल्ला क्लोर और एट्राजिन दोनों आ गए हैं, और अब एट्राजिन की मात्रा 0.50 आ जाएगी, और ये अंकुरण से पूर्व उपयोग होता है। ये भी पूछा जाता है कि अंकुरण से पूर्व कौन से हैं, पोस्ट इमरजेंस, और इस तरह से क्वेश्चन आता है। ब्यूटाक्लोर ये धान में उपयोग होता है। ये रोपाई से 3 से 7 दिन में होता है। अब नेक्स्ट आ गया अपने क्लोमाजिन, ये सोयाबीन में उपयोग होता है, ये अंकुरण से पूर्व है। डाईयूरोन कपास में, ये भी अंकुरण से पूर्व है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। फ्लूक्लोरेलिन ये तिलहन और दलहन दोनों में उपयोग होता है। ये बुआई पूर्व मृदा में मिलाकर किया जाता है। ये बुआई से जस्ट पहले अपने जब सोइल तैयार करते हैं उसमें इसका छिड़काव किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ग्लाइफोसेट है जो, ये अकृषित मृदा में किया जाता है, जैसे कोई घास के मैदान वगैरह हो गए वहाँ पे से ये सारे, जहाँ पे ग्लाइफोसेट होगा ये जहाँ भी गिरेगा सभी को नष्ट कर देगा। ये खरपतवारों के अंकुरण के उपरांत में होता है। नेक्स्ट अपने आ गया इमेजाथापायर, इमेजाथाइपर होता है इसको बोलते हैं। यह सोयाबीन, मूंगफली और उड़द में उपयोग होता है। ये बुआई से 15 से 20 दिन बाद में उपयोग होता है। नेक्स्ट अपने आ गया आइसोप्रोटोयूरोन, ये गेहूं में होता है, और ये बुआई से 30 से 35 दिन बाद उपयोग होता है। मेटालाक्लोर ये तिलहन प्लस दलहन में होता है, ये भी अंकुरण से पूर्व है। मेट्रिब्यूजिन ये सोयाबीन और टमाटर में अंकुरण पूर्व बुआई से 15 से 20 दिन बाद में उपयोग होता है। नेक्स्ट आ गया मेटसल्फ्यूरोन, ये गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों हेतु होता है उपयोग। ये बुआई से 30 से 35 दिन बाद में यूज होता है इसका। नेक्स्ट अपने आ गया ऑक्सीफ्लूरेलेफेन, ये आलू में हो गया, ये भी अंकुरण से पूर्व है। पेराक्वेट हो गया जो, ये भी ग्लाइफोसेट की तरह है, कृषि भूमि में उपयोग होता है, अंकुरण खरपतवार के अंकुरण के उपरांत में होता है। पेंडिमेथलिन ये तिलहन, दलहन, मसाला फसल और कपास के अंदर उपयोग होता है, ये भी अंकुरण से पूर्व में आएगा। सल्फोसल्फ्यूरोन ये गेहूं में होता है, और बुआई से 30 से 35 दिन बाद। यह चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेना, आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं डाली हुई है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वही मैटर डाला हुआ है। नेक्स्ट अपने आ गया शुष्क खेती। शुष्क खेती के अंदर जो किस्में उपयोग होती हैं उनसे, इससे भी हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले अपने देखते हैं शुष्क खेती में बाजरा की किस्में, ये MH 169 और RHB 173 और 177। ये आप इसकी अवधि याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ किस्मों के नाम याद रख लीजिए।
ज्वार में CSH 14 और SPV 96। मक्का के अंदर संकुल अगेती 76 आ गया, D765 माई, कंचन, PM3 9, PSM3 और PM5। गेहूं के अंदर D134 मुक्ता और ये राज 3773 और अगले ये राज वाली सारी याद कर लेना आप, 0231, 4083, 4120, 4079 और 4238। जौ के अंदर आ गई RD31, RD2508 और 2624 और 2660। इसके अंदर इंपॉर्टेंट RD31 वाली रहेगी और मक्का के अंदर रहेगी संकुल अगेती वाली। बाजरा में जो MH और RH भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सोयाबीन में, ये हो गया JS 335, NRC 37 और JS 9560। नेक्स्ट अपने देखते हैं मूंगफली में, इसके अंदर JL 24, GG 2, TG 39, RJ 425, TG 37 है और नेक्स्ट आगे प्रताप मूंगफली 2। ये प्रताप मूंगफली वाली इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना अच्छे से। तिल के अंदर आ गई RT 127, 46 और 340 और TC 25। सरसों के अंदर आ गई RH 30, पूसा जय किसान बायो 902, ये इंपॉर्टेंट है। पूसा बोल्ड, दुर्गामणि, अरावली, PR 15, ये अच्छे से देख लेना। उड़द के अंदर आ गई T9, बरखा, पंत U31, प्रताप उड़द फर्स्ट और RBU 38, ये इंपॉर्टेंट है। मूंग के अंदर K 851 और पूसा बैसाखी, ये दो देख लेना। नेक्स्ट मोट में आ गया RMO 40, 225, 435 और 257 और इसमें जड़िया ज्वाला, ये भी इंपॉर्टेंट किस्में। चौड़ा की C 152, FS 68 और RC 19, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्वार के अंदर दुर्गापुरा जय और दुर्गापुरा सफ़ेद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये RGC याद रखना, इससे आगे जो नंबर हैं वो देख लेना थोड़े। चना के अंदर आ गई सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रहेगी RSG 888, CSJD 884 और RSGA 894 और नीचे वाली देख लेना RSG 2। अरहर के अंदर आ गई प्रभात, UPAS 120, ये देख लेना आप और T21। अब अपने नेक्स्ट आ गई भारतीय दिशाओं में विभिन्न दलहनी फसलों द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की स्थितिकरण, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी। सबसे पहले उड़द के अंदर 42.9 हो जाएगा किग्रा प्रति हेक्टेयर है, ये फसल के अंदर नाइट्रोजन का आ गया। इसमें सबसे कम रहेगा मूंग का और सबसे ज़्यादा रहने वाला है सनई का। सनई का 84.7 है और मूंग का 38.6 है। बस ये दो आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आ गया फसलों के अंदर टेम्परेचर। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, जिनके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है, यानी कि इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए वरना पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। सबसे पहले शीतकालीन फसलें होती है, उनमें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन में 15 से 18 डिग्री। ये टेम्परेचर आप देख लेना, आपकी सारी फसलों के टेम्परेचर अलग अलग आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ खास क्रियाओं में अलग टेम्परेचर होता है, बाकी ये सेम ही टेम्परेचर रहेगा सारी फसलों के अंदर, आपको एक साथ याद हो जाएगा। उसके बाद में ये इष्टतम तापमान है ना, जैविक क्रियाएं इसमें गति में अधिकतम होती है, ये अच्छे से याद कर लेना। ये शीतकालीन में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ग्रीष्मकालीन में 30 से 38 है। अधिकतम इसके ऊपर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ये शीतकालीन में 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकालीन में 45 से 50। नेक्स्ट अपने आ गया व्यास का चार्ट, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है। सबसे पहले अपने देखते हैं मृदा वर्गीकरण। ये पहले तो हो गया ISS SSS के अनुसार आ गया और दूसरा आ गया USDA के अनुसार। सबसे पहले ISSS के अनुसार देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले आ गया मोटी बालू का 2 से 0.20, ये आप नीचे से याद करना। सबसे पहले मृत्तिका में 0.002 से कम रहेगा, उसके बाद आपको एक एक जीरो कम करते जाने हैं। सिलेट में 0.2 से 0.02 हो जाएगा, महीन बालू में 0.20 से 0.20 हो जाएगा और मोटी बालू में 20 से 0.20। इसमें आपको नीचे वाली एक मृत्तिका का याद कर लेना, उसके बाद एक एक जीरो कम करते हुए जाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ISSS वाला। उसके बाद ये आ गया USDA वाला, ये भी थोड़ा देख लेना, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन बन जाए।
सबसे पहले अपने नीचे से स्टार्ट करते हैं, कम से ज़्यादा की ओर चलेंगे। कोलाइड में ये आ गया पॉइंट लगने के बाद 305, इससे कम होता है। मृत्तिका में 0.002 से 0.005 है। सिल्ट का आ गया 0.05 से 0.002। महीन बालू का आ गया 0.10 से 0.05। महीन बालू का 0.25 से लेके 0.10 तक हो जाएगा। मध्यम बालू का 0.5 से 0.25 हो जाएगा। मोटी बालू का 1.0 से लेके 0.5 तक है, और मोटी बालू का 2.0 से 1.0 तक है। ये आप ISSS वाला ये अच्छे से देख लेना, लगभग इससे क्वेश्चन आता है। USDA वाला थोड़ा बहुत आइडिया आप याद रखना बस। नेक्स्ट अपने आ गया विभिन्न शाखों में पौध तैयार करने के लिए पौधशाला का क्षेत्रफल, बीज की मात्रा और बुआई का समय। ये नर्सरी के लिए जो क्षेत्रफल का हर बार लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। सबसे पहले देख लीजिए टमाटर का। टमाटर में इसका क्षेत्रफल रहेगा 100 से 125 वर्ग मीटर। बैंगन का 125 से 150। मिर्च का 150 से 200 वर्ग मीटर। फूल गोभी का 200 से 250 वर्ग मीटर। पत्ता गोभी और बंद गोभी का 200 से 250 और प्याज का 500। इसकी एक ट्रिक है, टब में गोभी प्याज, यानी कि ट से टमाटर, टब में ब से आ गया बैंगन, में से मिर्च और गोभी, लास्ट में प्याज। इसकी ये ट्रिक है। आप थोड़ी सीड रेट भी इसकी देख लो। टमाटर में 350 से 450 ग्राम, बैंगन की रहेगी लगभग 375 से 500 ग्राम, मिर्च की 1 से 1.5 किलो, फूल गोभी की ये आ गई 600 से 700 और 400 से 500 और 375 से 550 ग्राम। ये मध्यम, अगेती और पछेती की अलग अलग दी हुई है, आप इसको याद रख लेना। और बंद गोभी की 600 से 700 और 400 से 500 और प्याज की आ जाएगी 8 से 10 केजी। अब इनका टाइम देख लेते हैं अपने थोड़ा। टमाटर की आ गई जून जुलाई की अगेती में, और सितंबर अक्टूबर में मध्यम की, और मार्च अप्रैल की पछेती में। और बैंगन की आ गई जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, और यही सेमी लगभग मिर्च में रहेगी जून जुलाई नवंबर दिसंबर, और मार्च अप्रैल शिमला मिर्च की रहती है अगस्त व नवंबर। फूल गोभी की मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर, ये अगेती मध्यम और पछेती के अलग अलग देख लेना आप। और उसके बाद में पत्ता गोभी और बंद गोभी का आ गया, इसमें अगस्त सितंबर और सितंबर से अक्टूबर। प्याज की अक्टूबर से नवंबर। इसमें आप क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अपने आ गया जो फसलें आ गई, इनमें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यह आ गया कुकुरबिटेसी कुल है। इसमें सबसे पहले नाम देख लो आप, बोटनिकल नेम्स हैं जो। तरबूज का आ गया सिट्रस लेंटेनस आ गया, खरबूजा कुकुमिस मेलो, और ककड़ी का आ गया कुकुमिस मेलो। इसमें किस्म आ गई यूटिलियसिस। टिंडा का सिटुलस लेंटाना। लौकी का लेजिनेरिया सिसेनेरिया। खीरा का कुकुमिस टाइवा, और इसके बाद में चिकनी तुरई का लूफा सिलिंड्रिका, और करेला का मेमोरिडिका चरनेसिया। और इसके बाद में कोई अपने आने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट किस्में आप देख लो इनकी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा PDF में कम दिखाई दे रहा होगा। तरबूज की आगे शुगर बेबी, और दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, और अर्का ज्योति। खरबूजा की आगे दुर्गापुरा मधु। ये जो दुर्गापुरा लगा हुआ है, इसमें लगभग दुर्गापुरा की अगर किस्म आए तो आपको तरबूज ही करना है। सिर्फ एक अपवाद है दुर्गापुरा मधु, जो कि खरबूजा में आएगी। अब खरबूजा की पंजाब सुनेरी आ गई, और पूसा मधुरस आ गई, हरा मधु आ गई, अर्का जीत आ गई। चिकनी तुरई की आ गई सिलेक्शन 99, ये याद करना। खीरा की आ गई बालम खीरा। पाइन सेट पूसा संयोग, ये बहुत बार आई हुई है पूसा संयोग। जापानी लॉन्ग ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। करेला की कोयमटूर लॉन्ग 2, पूसा 2 मौसमी और प्रिया, और पूसा विशेष, ये पूछी हुई किस्में हैं। टिंडा में बीकानेरी ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, और हिसार सिलेक्शन फर्स्ट। अब इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने की चीज़ें हैं नहीं, आपको सीड रेट दिखा देता हूँ मैं आपको। कुकुरबिटेसी कुल की अच्छे से देख लो आप। इनकी दूरी आपको देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत एक बार नज़र लगा लेना। सबसे पहले सीड रेट देखते हैं अपने। लौकी, कद्दू और करेला और तरबूज की 4 से 5 के बीच में रहेगी। उस्मान कुल की आए कोई भी, ज़्यादातर इनकी 4 से 5 है। इसके अलावा जो भी है आपको कम में, सबसे कम में याद रखनी है खरबूजा की। खरबूज के बीज आपने देखे होंगे बिल्कुल हल्के होते हैं, तो इसकी 1.5 से 2 किलो होती है। उसके बाद में ककड़ी की 2 kg है, और खीरा की 2 से 2.5 है।
बाकी सभी की 4 से 5 किलो आपको याद रखनी है। और ये नेक्स्ट अपने आ गया, ये फ्लोरिकल्चर का मैटर आ गया। इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले वर्षाकालीन आ गया, उसके बाद में आ गया ग्रीष्मकालीन, और फिर आ गया शरतकालीन पौधे। आपको सिर्फ पौधों के नाम याद रखने हैं, अपने लेवल के अनुसार इनके पूछ सकते हैं कि वर्षाकालीन पौधे कौन कौन से हैं। सबसे पहले वर्षाकालीन देख लो, एमेरेंथस, हॉलीहॉक और कॉस्मोस और डहेलिया, गेंदा, जीनिया, सूरजमुखी और टोरेनिया। ये आगे की चीज़ें आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ गया ग्रीष्मकालीन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन पौधे कौन कौन से हैं। इसमें आप देख लीजिए, कोचिया ये इंपॉर्टेंट है, जीनिया और कॉस्मोस, सूरजमुखी, बालसम और लोनिक। ये दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि ये दो दो ऋतुओं में लगते हैं, दो दो ऋतुओं में अलग अलग पौधे। शरदकालीन में आप देख लीजिए, एस्टर हो गया और कार्नेशन पूछ सकता है, और लाइनम आ गया, पिटूनिया आ गया और डेजी आ गया, सेपोनेरिया आ गया और कैंडलुम आ गया। इसके अलावा आपसे इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। कार्नेशन और ये चीज़ें देख लेना थोड़ी। एस्टर। नेक्स्ट अपने देखते हैं विटामिन वाला क्वेश्चन। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है। सिर्फ आपके लिए वही मैटर उठाया है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये विटामिन ए का आ गया, कैरोटीन इसका नाम है ये, और इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और एक आ गया केराटो मलेशिया, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। और इसके स्रोत आपको पता ही है, आम हो गया, पपीता हो गया, ये दो देख लेना। B1 का, विटामिन B1 का नाम है थाइमिन, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये काजू और अखरोट में ज़्यादा पाया जाता है, ये काजू में सबसे ज़्यादा होता है। B2 आ गया राइबोफ्लेविन, इससे प्लेगरा रोग हो जाता है, और ये बेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ कर बता रहा हूँ उतनी ज़्यादा याद करनी है आपको। C आ गया, इसका बोटनिकल नेम हो गया स्कॉर्बी कमल, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, और ये बारबेंडस चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आंवला, अमरूद में और सिट्रस फलों में ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अपने आ गया विटामिन डी, और इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया। अब आ गया विटामिन ई, ये फाइलोक्विनोन है इसका नाम, बोटनिकल नेम है, जो ये प्रजनन क्षमता में काम आता है, और ये बादाम और कटहल में ज़्यादा पाया जाता है, इसका मुख्य स्रोत है। अब आगे खनिज लवण, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी कमज़ोर होते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं नींबू, बेर और सीताफल आ गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया अपने लोहा यानी कि फेरस, इसकी कमी से खून की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा करौंदा में पाया जाता है 39%। उसके बाद खजूर, दाख, अमरूद, ये देख लेना थोड़ा। आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, और ये जामुन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और फास्फोरस आ गया, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ये अनार में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट, यह शर्करा व स्टार्च के रूप में उपलब्ध रहता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट केला और खजूर में सबसे ज़्यादा होता है। वसा, यह शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस होती है इसकी कमी से, यह अखरोट, बादाम, खजूर में आ गया। प्रोटीन, इससे क्वेवियोसोरकर बीमारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी देख लेना, और ये काजू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी याद रखनी है कि कितनी मात्रा में विटामिन पाया जाता है फलों के अंदर। सबसे पहले आम में आपको मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ उतना ही याद करना है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटर है। आम के अंदर आपको विटामिन ए याद रखना है 4800, और आंवला में 2020 आपको याद ही है। नेक्स्ट अपने आ गया अमरूद में, कुछ भी इसमें से नहीं याद रखना। विटामिन सी देख लेना, अमरूद में विटामिन सी आप लगभग 300 याद करना, और आंवला के अंदर भी आपको विटामिन सी याद रखनी है 600। अनार में कुछ ऐसा खास नहीं है, बेर में नहीं है। करौंदा में आपको देखना है, ये रहा, आपको फेरस की मात्रा कोरोना में याद रखनी है 39% है, आपको पहले ही बता दी है। अंजीर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सीताफल में नहीं है। बेल का आपको याद रखना है, इसके अंदर विटामिन ए हो गया 240, और कोई ज़्यादा नहीं है। और केला में कुछ ज़्यादा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो याद रखना है आपको। पपीता के अंदर विटामिन ए 2020 आपको पहले ही बता दिया। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट अपने आ गया इनके डिवाइडेशन है अलग अलग। ताजे फल खाने में जो भी अगेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं वो खाने में काम आती है इसमें। और मुलायम फल भित्ती वाले आ गए जिनमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है।
जैसे इसमें खजूर की किस्में होगी, जहादी, हलावी और खतरावी आ गई। ऊपर खजूर की किस्में आ गई, इसमें ताज़ा खाने वाले में हलावी और कनेची आ गई। सूखे फल खाने में आपको मेडजूल और शमरान, ये चीज़ें याद रखनी है। और प्रोसेसिंग के अंदर आ गई सूरिया, जमाली और नरमंजरी। परागण हेतु किस्में जिनमें गनामी, मगसरी, इसमें क्योंकि खजूर में आपको पता ही है हैंड पॉलिनेशन पाया जाता है तो ये किस्में स्पेशल लगाते हैं। नेक्स्ट अपने आगे बेर की उन्नत किस्में और उनका पकने का समय। सबसे पहले अपने देख लीजिए अगेती किस्में हो गई। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगेती कौन सी है, मध्यम कौन सी है और पछेती कौन सी है। आप सबसे पहले बस अगेती और पछेती याद कर लो। अगेती के अंदर गोला, थार सेविका और थार भूराज। अगेती के अंदर सबसे पहले थार आ गई। थार गाड़ी है जो स्पीड से चलती है, ये आगे ही रहेगी और इसके टायर गोल होते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया रह जाएगा। ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आ जाती है। जनवरी में सबसे पहले सप्ताह में यानी कि सबसे पहले पहुंच गई अगेती है। उसके बाद आपको मध्यम है जो इसमें मुंडिया, जोगिया, कैथली, ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में। और पछेती है जो एक ही, पछेती और अगेती दो याद रखनी है। पछेती के अंदर उमरान आ गई, ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में। फल पकने का समय है ये। नेक्स्ट अपने चलते हैं, ये किस्में है आंवला की, आप देख लीजिए। अगेती किस्मों के अंदर आगे बनारसी, नरेंद्र आंवला और जो नरेंद्र आंवला है इसको NA9 बोलते हैं। मध्यम किस्में आ गई फ्रांसीसी, नीलम, कंचन, कृष्णा, अमृत और आनंद। पछेती किस्मों के अंदर चकेया आ गई। नेक्स्ट अपने आ गया पशुपालन का चार्ट आ गया कि दूध के अंदर कितनी क्या कुछ मैटर पाया जाता है। ये पहले पानी का देख लीजिए, मोटा मोटा आइडिया आपको याद रखना है। सबसे कम पानी होता है भेड़ के दूध में, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, आपको पता ही है। ये जो ठोस पदार्थ हैं ये इसमें से माइनस करोगे तो इतनी मात्रा आ जाएगी, ठीक है। भेड़ में 80 होता है और सबसे ज़्यादा होता है बकरी में 87% पानी। मनुष्य वाला आपको याद करना नहीं है। भैंस में 82 और गाय में 86। ठोस पदार्थ ये रहा सबसे ज़्यादा वाला, आप देख लेना। भेड़ का 19 हो गया और उसके बाद में बकरी में 13 हो गया, बाकी भैंस में 17 है और गाय में 13 है। वसा के अंदर आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है भेड़ की, जिसमें सबसे ज़्यादा वसा होती है 7.90। उसके बाद में भैंस में होती है 7.3। गाय का आपको पता ही है 4.14 और बकरी की भी 4.2। प्रोटीन के अंदर आपको याद रखनी है भेड़, भेड़ में 5.2 ये सबसे ज़्यादा होती है। लैक्टोज सबसे ज़्यादा होती है भैंस के अंदर। लैक्टोज जो मीठा करता है दूध को, भैंस का दूध सबसे मीठा होता है। वैसे मानव का होता है लेकिन अपने मानव वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आपको भैंस का याद रखना है। बाकियों का 4-4 है, कुछ ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है। खनिज लवण सबसे ज़्यादा होते हैं भेड़ के दूध में और वसा रहित ठोस पदार्थ ये तो रह ही जाएगा पीछे। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया। भेड़ का स्पेशली याद रख लेना कुछ आंकड़े। भैंस एक में आगे है, बाकी गाय का नॉर्मल है, कुछ नहीं है। उसके बाद आ गया दही का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ दही, कि दही में क्या कुछ पाया जाता है। ये दो प्रकार का दही होता है, जो पूर्ण दूध वाला और सिक्किमेंट दूध अलग अलग प्राप्त होता है, जिससे इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी आप एक ये है पूर्ण दूध वाला याद कर लेना, इससे थोड़ा बहुत कम कर देना है सिक्किमेंट वाले को। जल होता है जो 85 से 80% पाया जाता है। जो फैट होती है वो 5 से 8। प्रोटीन 3 आ गया। लैक्टोज 4 से 5 आ गया। और उसके बाद में कैल्शियम आप देख लेना, कैल्शियम और फास्फोरस 0.12 से 0.14 और फास्फोरस 0.9 से 11। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है। अब ये टीकाकरण की टेबल है, ये अच्छे से रट देनी है आपको, इसके में से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले अपने देखते हैं आयु के अनुसार। सबसे पहले है HS वैक्सीन, ये लगती है 3 माह की आयु में। और इसमें आपको ये टिक्के की विधि वगैरह ये आपको याद करनी नहीं है, आप बस सिर्फ टाइम देख लीजिए। BQ वैक्सीन है, ये भी 3 माह में। HS और BQ दो रखनी है आपको 3-3 माह की। FMD वैक्सीन है वो 6 माह में लगती है और ET वैक्सीन भी 3 में है। और एंथ्रेक्स वाली भी 3 माह में है। PPR वैक्सीन है ये भी 3 माह में है। लगभग है जो 3 माह की है सारी वैक्सीन है, ठीक है। आपको एक FMD और RP वैक्सीन है, ये दोनों 6-6 माह की आयु में लगानी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे आपको थोड़ा सा टाइम बता देता हूँ। बाकी सारी प्रति वर्ष लगती है। FMD की वर्ष में 2 बार। और ये जो ब्रूसेलिस वैक्सीन है जो ये जीवन में सिर्फ 1 बार लगती है। और जो RP की वैक्सीन है ये 3 वर्षों में 1 बार लगती है, बाकी प्रति वर्ष है। नेक्स्ट अपने आ गया ये जो आंकड़ा ये तो पुराना है,
इसका नया आंकड़ा मैंने आपको करवा ही दिया यूट्यूब पे। अब अपने आ गया आयु ज्ञात करने का। दांत होते हैं, जो दांतों से अपने जो आयु ज्ञात करते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो स्थायी और अस्थायी दांत निकलने का टाइम दिया हुआ है, ये जन्म के प्रथम सप्ताह में अस्थायी दांतों की प्रथम जोड़ी आ जाती है, दूसरे सप्ताह में दूसरी, फिर तीसरे में तीसरी और चौथे में चौथी। ये अस्थायी दांत हैं। और उसके बाद में अगर चूर्ण, पहले माह में सभी अस्थायी अगर चूर्ण दांतों का पहला स्थायी जोड़ा अर्थात कपोल दांत होते हैं वो निकल आते हैं। 1.5 वर्ष में दूसरा जोड़ा स्थायी जोड़ा निकल आता है और 2 से 2.5 वर्ष में स्थायी प्रथम जोड़ी आ जाती है और चूर्ण दांतों का तीसरा जोड़ा। और अपने आगे 2.5 से 3 में दूसरी जोड़ी स्थायी की, 3 से 3.5 में तीसरी स्थायी जोड़ी और 4 से 4.5 में चौथी स्थायी जोड़ी। अब ये भेड़ों का अपने अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रथम बार प्रजनन के लिए योग्य गाय पशु कब होते हैं वो चीजें आपको थोड़ी बता देता हूँ। इनमें इंपॉर्टेंट है, गाय का जो भारतीय नस्ल है वो 36 से 40 माह का टाइम लेती है और संकर वाली 22 माह में प्रजनन योग्य हो जाती है। मध्य चक्र इनमें 21 दिन का रहेगा। मध्य काल है जो 10 घंटे से 24 घंटे और गाय का रहेगा ये। इससे मध्य काल में जो प्रजनन का उचित समय है वो अंतिम 8 घंटे होता है। गर्भकाल इसका 281 होता है गाय का दिन। भैंस का जो आयु है वो 36 से 42 माह और मध्य चक्र की अवधि है 21 दिन। मध्यकाल का जो टाइम है अवधि का वो 12 से 36 घंटे और अंतिम 8 घंटे में लगता है। गर्भाकाल 310 दिन, आप सबको याद ही होगा। जो बकरी में आयु होती है वो 15 से 19 माह 21 दिन का टाइम होता है मध्य चक्र की अवधि का और 1 से 2 दिन तक इसमें मध्यकाल रहता है और इसमें जो गर्भकाल की अवधि है वो 150 दिन है। भेड़ के अंदर आ गया 12 से 18 माह और जो मध्य चक्र की अवधि है वो 16 से 17 दिन होती है। मध्यकाल होता है जो वो 1 से 1.5 दिन रहता है और इसमें गर्भकाल है जो 147 दिन रहता है। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेना। अब ये शुष्क पदार्थ वाला परसेंटेज है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप फसलों के अनुसार आपको आइडिया लग जाएगा। अब अंडे के अंदर पाए जाने वाले अवयव है उसका चार्ट है, आप अच्छे से देख लो। ये अंडे के अंदर सबसे पहले जल होता है, जो अपने संपूर्ण अंडे का देखना है वो 66% होता है। प्रोटीन 11.8 और वसा 11% हो जाएगी। खनिज लवण है वो 10.7, 2 11 प्रोटीन और वसा, प्रोटीन होता है 11.8 और वसा 11, पूरी खनिज लवण होता है 10.7। बस इतना आपको याद रखना है। अंडे के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा इत्यादि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो मुर्गी का मांस होता है चिकन, उसके अंदर कितने परसेंटेज क्या पाया जाता है ये देख लो। जल हो गया 65 से 80, प्रोटीन 16 से 22, फैट होगी 1.5 से 13 और खनिज पदार्थ 0.65। अब अपने आ गया मुर्गियों के अंदर टीकाकरण की जो टाइम है वो देख लो आप। मैं जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा आपको। पहले दिन या पहले सप्ताह में ये टीका लगता है। इसके अंदर IBA होता है, जो वैक्सीन होती है वो लगती है, ठीक है। पहले दिन ये गले के संक्रमण के लिए होती है और आगे की चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। और उसके बाद प्रथम दिन ये इम्पोर्टेंट है, रानी खेत का न्यू कैस्टल डिजीज होती है जो, और प्रथम सप्ताह में उसके बाद मेरेक रोग के लिए वैक्सीन लगेगी। दूसरे से तीसरे सप्ताह में मुर्गी में चेचक के लिए लगती है। 6 से 8 के बाद ये भी चेचक के लिए दूसरी आ गई और 8 से 12 सप्ताह में रानीखेत का पहली लग जाएगी पहले दिन। और उसके बाद 8 से 12 सप्ताह, 12 सप्ताह के बाद चिचड़ी रोग के लिए और 12 सप्ताह के ऊपर जाने के बाद मुर्गी में हैजा रोग के लिए लगती है। नेक्स्ट अपने ये आ गया वनों की कटाई वगैरह, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ है नहीं। ये जो गैस निकलती है वो आपको मैं बता देता हूँ। मीथेन गैस है जो ये धान के खेत से, खाद से और पशुओं के द्वारा छोड़ी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो ये खाद में और दलहनी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भू परिष्करण, वनों की कटाई और भूमि अपरदन से। अब ये चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पशुओं की नाड़ी गति, टेम्परेचर और श्वास गति हो गया। सबसे पहले अपने देखते हैं गाय का टेम्परेचर हो गया लगभग 100 फारेनहाइट के लगभग हो जाता है। नाड़ी गति हो गई इसमें 60 से 90, श्वास गति 25 से 30। भैंस के अंदर भी यही टेम्परेचर रहेगा,
नाड़ी गति इसके अंदर 70 से 100 और श्वास गति 25 से 35। बेल के अंदर सेम ही रहेगा, थोड़ा कुछ फर्क है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इससे बकरी का आ गया 102 से 4 फारेनहाइट, इतना ही बेड में टेम्परेचर रहेगा। नाड़ी गति बकरी में हो जाएगी 65 से 90 और बेड में 65 से 85। श्वास गति बकरी में 12 से 20 और बेड में 10 से 20। नेक्स्ट ये रहा, ये क्रीम का परसेंटेज है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो थिन क्रीम होती है उसके अंदर फैट होती है 18 से 20, मध्यम क्रीम में 35 से 40 और सघन क्रीम में 55 से 65। नेक्स्ट अपने आ गया दूध के अंदर जो पाई जाती है परसेंटेज, ये मैंने आपको पहले बता दी है, वही है, इसमें ये दोबारा आ गई है। अब टेम्परेचर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ लगभग, आप सेंटीग्रेड में आपको नहीं बताया था, वो देख लो। गोवंश में 37.5 से लगभग 38.5 के बीच में रहता है, भैंस का 37 से लेके 40 के बीच में और भेड़ का 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बकरी का भी यही रहेगा, ऊँट का 34 से 37 और मुर्गी का हो गया 40 से 41 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है मुर्गी का। ये फारेनहाइट वाला पूछा जाता है 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट। नाड़ी गति आपको पहले बता दी है, वही रहेगी। और ये जो चिन्हित करने की टेक्निक है, इसमें टैगिंग हो गया, इसमें एल्यूमिनियम का छल्ला डालते हैं, ब्रांडिंग हो गया दाग लगाना, नोचिंग होता है, ये जो सूअर में होता है ईयर नोचिंग, कानों को छेद कर टैटूइंग, ये सबसे वैज्ञानिक विधि है, सबसे अच्छी रह जाती है। और आपको पशुओं को बधियाकरण करने की ये जो विधि है ये आपको बता देता हूँ, ब्रिडिजो कास्ट्रेटर और एलिस्ट्रेटर और चीरा लगाकर। सबसे बढ़िया विधि है ब्रिडिजो कास्ट्रेटर, ये वैज्ञानिक विधि रहती है इसकी। और सींग रोधन के अंदर आ गई केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड, दो आ गए। केमिकल में कास्टिक छड़ द्वारा और रासायनिक पदार्थों द्वारा, यांत्रिक में आरी द्वारा या इलास्ट्रेटर के द्वारा, और एक होता है सबसे बेस्ट विद्युत डी हॉर्नर के द्वारा सींग रोधन करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जल मांग का सूत्र है जो E+T+WB प्लस में आ गया विशिष्ट प्रक्रियाओं में जल खर्च। E यहाँ पे हो गया वाष्पीकरण, T वाष्पोसर्जन और WB हो गया पादप चयापचय में खर्च जल। नेक्स्ट अपने ये कुल सिंचाई की आवश्यकता है जो इसका सूत्र पूछ सकते हैं, ये प्रभावी सिंचाई की आवश्यकता, और बटा में आ गया सिंचाई प्रणाली की फील्ड क्षमता। नेक्स्ट अपने जल ग्रहण करने की जो वर्गीकरण है ये देख लेते हैं। अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि प्रयोग सर्वेक्षण द्वारा संस्था क्षेत्रफल के आधार पर जल ग्रहण का वर्गीकरण निम्नानुसार है। ये भी पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन इससे आता ही आता है। सबसे पहले अपने नीचे से शुरू करते हैं। ये हो गया, ये इस प्रकार होगा, मिनी, माइक्रो, मिली, सब, और फिर ऊपर जल ग्रहण पूरा आ गया। ये मिनी के अंदर हो जाएगा मिली जल ग्रहण 10 से 100 हेक्टेयर, उसके बाद में 100 से 1000 हो जाएगा, मिली का 1000 से 10,000, सब का 10,000 से 50,000, और जल का जो पूर्ण होता है उसके अंदर 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ये खरपतवारों का मैंने चार्ट पहले आपको बता दिया है। चावल के अंदर ब्यूटाक्लोर, गेहूं में आइसोप्रोट्यूरोन, मक्का में एट्राजिन, गन्ना में एट्राजिन आ गया, कपास में एलाक्लोर, मूंगफली के अंदर पेंडी मेलेथिलीन, सरसों के अंदर आ गया फ्लूक्लोरेलिन, और ये भी सूरजमुखी के अंदर, और ये फ्लूक्लोरेलिन सभी में आ जाएगा, आलू, अरहर और चना में। नेक्स्ट अपने इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ये जो कुछ रोग हैं ये देख लीजिए। सरसों की आरा मक्खी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एफिड आ गया जो दिसंबर से जनवरी में होता है। पेटेंट बग हो गया। ये क्लाइमेट्रिक फलों के अंदर आएगा। कैसे क्लाइमेट्रिक और केला याद रखना। क्लाइमेट्रिक केला मीठा होता है, जो मीठे फ्रूट होते हैं लगभग वो क्लाइमेट्रिक के अंदर आते हैं, जैसे कि आम, केला, पपीता, खजूर। नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर खट्टे फल ज़्यादा आते हैं। इसमें आ गया मौसम्बी, अमरूद, संतरा, माल्टा और अंगूर, अनानास, आंवला, बेर। क्लाइमेट्रिक वही होते हैं जो तोड़ने के बाद पका सकते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक उसके पौधे के ऊपर ही पकते हैं। अब नेक्स्ट अपने आ गया ये जो प्रोपेगेशन है, इसका मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। प्रकंद के अंदर आपको होगा केला, अदरक और बांस हल्दी का। नेक्स्ट आ गया घनकंद, ये कोरम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेड्यूलस और जिम्मी के अंदर, ग्लेड्यूलस के अंदर पूछा जाता है कि इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये घनकंद यानी कि कोरम के द्वारा। ट्यूबर में हो गया आलू, डहेलिया, इनके अंदर होता है। शकर्स हो गया ये अनानास, केला और पुदीना में होता है।
रनर्स होता है जो, ये दूब और स्ट्रॉबेरी में होता है। और बल्ब होता है जो प्याज, लहसुन और रजनीगंधा में इम्पोर्टेंट है। क्राउन हो गया अनानास के अंदर। और बल्ब भी ये नहीं पूछा जाता। स्टोलन हो गया, ये पूछा जाता है, ये बरमुंडा घास जंगली स्ट्रॉबेरी में होता है। और ऑफसेट हो गया जलकुंभी जल लेटुस के अंदर। नेक्स्ट अपने आ गया, ये चीज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो कंद को खेत में बोया जाता है उसको लेकर बताया गया है। प्याज की शीघ्र हरी फसल होने के लिए मध्यम आकार के बल्ब की बुआई की जाती है। इस फसल को नरी या नरही बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट कीट आ गए, इनमें से कोई क्वेश्चन आपके लायक नहीं है। नेक्स्ट आइए आपको बता देता हूँ। ये चीज आप जो ये इकाई है ये जरूर याद रखना, यानी कि 1 बीघा के अंदर 20 बिस्वा पाए जाते हैं। और 1 बीघा के अंदर 2529 वर्ग मीटर होते हैं। 1 बीघा के अंदर वर्ग फीट होते हैं 27,225। 1 बीघा के अंदर जो उनकी लंबाई और चौड़ाई होती है 165 इंटू 165 फीट होती है। 1 एकड़ के अंदर 32 बिस्वा, 1 एकड़ के अंदर 1.6 बीघा। और 1 हेक्टेयर के अंदर होता है 79 बिस्वा। 1 हेक्टेयर के अंदर होता है 3.9 बीघा। ये 4 के लगभग होगा। 1 हेक्टेयर के अंदर एकड़ होता है 2.4 एकड़। और 1 एकड़ के अंदर हेक्टेयर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 1 मीटर के अंदर 3.2 फीट होता है।